इनके खुद के आर्मी चीफ रिटायर होने के बाद बाहर सेटल हो जाते हैं पाकिस्तान को। जिस पाकिस्तान के लिए जीने मरने की कस्में खाई हैं, जिसके लिए वर्दी पहनी है, जिसके लिए कुरान शरीफ पर हाथ रख के कसम खाई है कि हम पाकिस्तान के लिए सर कटवा देंगे, जिस दिन रिटायर होते हैं अगले दिन आउट। कोई नहीं कहता कौन रहेगा गटर में। सब पूछो रहील शरीफ का है, शेखों की चप्पलें उठा रहा है जनरल रहील शरीफ। सऊदी अरब के जो शेख है ना, उनके जूते उठा रहा है, उनकी नौकरी कर रहा है। कोई ऑस्ट्रेलिया में बसा हुआ है, कोई कहीं बसा हुआ है, कोई कहीं, यही इनके धंधे ही है। दैट इज द मॉरल कैरेक्टर ऑफ द कंट्री यार। इसलिए तो उनको जवाब हम नहीं देते। कौन उनके मुंह लगे यार, तुम सुअर से कुश्ती करोगे तो तुम्हारे कपड़े गंदे होंगे, सुअर को तो मजा आएगा फिर। इट इज अ डायरेक्शनलेस पीपल who behave like this. It is a directionless country that behaves like this. पाकिस्तान में तो सब लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है। बस ये इनके औपचारिक बयान है, फॉर्मल बयान इनकी मिनिस्ट्री से आते रहते हैं कि ये है वो है, ये है वो है। इनके खुद लोग इनके ऊपर थूकते हैं यार। इनकी इज्जत थोड़ा ना पाकिस्तान में। आपको क्या लगता है पाकिस्तानियों ने क्यों डुअल पासपोर्ट, अभी पाकिस्तान में है डुअल पासपोर्ट, कई देशों में, पाकिस्तान में नहीं कई देशों में, पाकिस्तान ने क्यों खोल रखा? सबका अपने अपने रीजन है ना कि आप डुअल सिटीजनशिप रख सकते हैं। व्हाई पाकिस्तान हैज अ डुअल पासपोर्ट सिस्टम? वैसे तो मुझे नहीं मालूम कि ये उन्होंने होश में वीडियो बनवाई थी या वो मेरा ख्याल में मदहोश थे, क्योंकि जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं उससे मुझे लग रहा है कि थोड़े से वो हल्के से सुरूर में मुझे नज़र आ रहे हैं। तो अव्वल तो बात यह है कि ये सारा जो वो कह रहे हैं इसमें से कोई एक लफ्ज़ भी दुरुस्त नहीं है। कोई है कैसे, मैं आपको बताऊं, आप मुझे बता दें, आप मुझे बता दें कि कौन से आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के जो मुल्क से बाहर रह रहे हैं। अभी ये बाजवा साहब, उससे पहले जब थे पाकिस्तान मुशर्रफ साहब भी बाहर थे, उससे पहले पाकिस्तान भी बाहर थे। कौन से मुशर्रफ से पहले जो थे। सुन लें, बाजवा साहब पाकिस्तान में रह रहे हैं, ठीक। अगर कहीं वैसे किसी काम की या वैसे जाएं तो वो एक अलग बात है। जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो बिल्कुल आखिर में वो तब जाके बाहर रहे थे, लेकिन वो भी वो अबू धाबी या दुबई में जाके रहे थे। फिर जनरल राहील शरीफ हैं कि जो एक इस्लामिक फोर्स बनाई थी सऊदी अरेबिया ने, उसमें सेकंड एम्प्लॉयमेंट के तौर पे गए हुए हैं। वो मुल्क से बाहर रह रहे हैं, लेकिन रेगुलरली वो पाकिस्तान आते हैं। उनके पास किसी और मुल्क का पासपोर्ट नहीं है। किसी भी आर्मी चीफ के पास किसी और मुल्क का पासपोर्ट नहीं है। तो ये पाकिस्तान मीट पैकिंग सच नहीं है ना। ये दुनिया में जो एक चीज है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो ड्यूटी पूरी करने के बाद मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। सबके पास डुअल नेशनैलिटी है। और अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले भी जो हमारे आर्मी चीफ है आसिम मुनीर साहब, उनकी जो बेटियों का भी वो आ रहा था कि उनको डुअल नेशनैलिटीज मिल गई हैं। इस तरह की चीजें रोटेट होती हैं। तो जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, ये खबर पाकिस्तान से जाती है तो वो देखते हैं, वो कहते हैं हमारे जितने भी आर्मी चीफ है वो छोटे छोटे घरों में रहते हैं और उनके पास कोई डुअल नेशनैलिटीज नहीं है। आपके आर्मी चीफ 4-4 5-5 साल जॉब करते हैं और उसके बाद वो करोड़ों अरबों रुपए उनके पास जो है पैसा निकल आता है। तो ये इतना बड़ा शिफ्ट कैसे आता है? ये सवाल है इंडिया का, बड़ा लॉजिक है इसमें। नहीं, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ ना। जहाँ तक आपने बातचीत की है तो वो देखें, ये जिनकी आपने वीडियो शुरुआई थी मेजर गौरव की, तो वो तो मेजर साहब तो मुझे लग रहा था कि वो हल्के से टोन थे, इसलिए वो तो इस तरह की बातें कर सकते हैं। लेकिन इस बात में कितना लॉजिक है, इस पे बात सुने ना, मैं आपको बताता हूँ। नहीं लगता कि अभी सुने, फिर आपके ऑडियंस को ना वो थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन चले मैं उसी अंदाज में बात करता हूँ जिस अंदाज में उन्होंने बात की थी। जब आपके 8 नेवल ऑफिसर्स रिटायर्ड पकड़े जाएं कतर में, उनको सजाए मौत हो जाए और आप कतर की मिन्नतें करें, आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके सदर, आपके तमाम डिफेंस वाले मिन्नतें करें कतर की, सऊदीया तो फिर बहुत बड़ा मुल्क है ना, तो कतर की मिन्नतें करें और उनको माफी, तो आप जूते नहीं उठा रहे होते। लेकिन जनरल राहील शरीफ जो कि पाकिस्तान के साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, अगर वो सऊदीया के बादशाह या उनके क्राउन प्रिंस की रिक्वेस्ट के ऊपर वहां पे जाके इस्लामिक फोर्सेस को कमांड करें, तो वो जूतियां उठा रहे शेखों की, वो जूतियां सीधी कर रहे शेखों की। मतलब थोड़ी सा अदब होना चाहिए कि भाई किसी मुल्क के आर्मी चीफ की आप बात कर रहे हैं, आप ये तनकीद करें कि जनाब वो क्यों वहां पे जाके नौकरी कर रहे हैं। अव्वल तो वो भी आपका नहीं बनता, लेकिन अगर वो करें तो वो करें। लेकिन जब हल्की सी पीवी हो, थोड़े से मतलब पंजाब की अकड़, अगले दिन इंसाफ ने ये भी कहा था पंजाब की अकड़ है,
उस वजह से बलूचिस्तान में ये हो रहा है। तो भाई पंजाब की अकड़ की तकलीफ जो है वो खालिस्तान की तकलीफ है, जो इंडिया का पंजाब है। इसलिए ये ऐसे हो के टेढ़े मेढ़े वो मतलब फिल्मी स्टाइल में बात करते हैं। और दूसरा, इस तरह का मसाला बिकता है। अब आपकी बात का जवाब देता हूं। पाकिस्तान का कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस वक्त मुल्क से बाहर नहीं रहता, पहली बात। नंबर 2, पाकिस्तान के जो मौजूदा मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनकी बेटियों की जो स्टोरी आई थी, उस स्टोरी के ऊपर पाकिस्तान के जो जय्यद सहाफ़ी हैं उन्होंने खुद कहा है कि भाई इसमें गलत बयानी हुई है। गलत बयानी ये हुई है कि उन्होंने कहा है कि इनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी हुआ है, जबकि जिसने रिपोर्ट छापी है वो अपनी रिपोर्ट में ही उनके ऑफिशियल पासपोर्ट लगा रहा है। और उनका एक दामाद जो है वो सर्विंग आर्मी ऑफिसर है, वो स्टाफ ऑफिसर भी है अपने फादर इन लॉ के साथ। तो जाहिर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ वो है, तो उसमें जो आर्मी के लोग होते हैं उनका ऑफिशियल पासपोर्ट, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसके ऊपर इशू होता है। और इसके बाद अगर एक्सेप्शनल बुनियाद के ऊपर प्राइम मिनिस्टर या सदर या कोई और, मैं कहता हूं बफर्ज महाल, अगर वो कोई अप्रूव भी कर दे तो वो उनकी सवाबदीद है। लेकिन उसके ऊपर ये कहना कि जनाब उनके, तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि वो रिपोर्ट जाके पढ़ लेना जी और बता दें कि उसमें क्या ऑफिशियल पासपोर्ट नहीं लिखा हुआ। और दूसरा कि मेरे पास भी ऑफिशियल पासपोर्ट है, तो अब मैं किस जर्नल का दामाद था या मैं कौन सा ऐसा वो सिफारिश वाला आदमी हूं। तो ये क्योंकि मिसाला बिकता है। यस, पाकिस्तान में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये फप्तियां कसी जा रही हैं। इंडिया की आर्मी के करप्शन के स्कैंडल प्लीज पढ़ लें। अगर आपने नहीं पढ़े तो बाकायदा उस पर प्रोग्राम कर ले, आपको पता चलेगा कि इंडिया में डिफेंस में कितनी करप्शन है। वो इसी वजह से फिर मेरे इंडियन दोस्त नाराज हो जाएंगे। यही वजह थी कि फिर आपका तैयारा पाकिस्तान में गिर जाता है और उसके बाद आपका पायलट जो है वो हवा में झूलता हुआ हमारे पास आके बैठता है। तो अब मैं ये बातें बताऊं यहाँ पे, मतलब आपने हल्के फुल्के उस पर शुरू किया था, लेकिन फिर मुझे थोड़ा मुझे पता क्या है, ये इसी तरीके से है कि कोई मुझे कहे नहीं, ये इसी तरीके से है कि कोई मुझे कहे कि यार तुम तो बड़े अकड़। भाई मैं कब मैंने अकड़ दिखाई है? कब मैंने आपके साथ कोई गलत बात की है? मैंने कौन सा, मतलब आप बताएं। लेकिन ये तो सरीहन द्रोहगोई है, झूठ है। और फिर आप देखें वो कह रहा है पाकिस्तान गटर। भाई पाकिस्तान के जनरल ऑफिसर्स को जो सहूलत पाकिस्तान, मैं उन्हीं की लॉजिक में बात करता हूं कि पाकिस्तान के जनरल ऑफिसर्स को जो सहूलत पाकिस्तान में हासिल है, आप मुझे बताएं किसी और मतलब मुल्क में उनको वो मिलेगी? तो वो पागल हैं कि वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाए। आप पाकिस्तान में रहती हैं ना। उसने कहा पाकिस्तान कौन रहे गटर में, वो पूरे पाकिस्तान को गटर कह रहे। खुद मतलब ऐसे मुल्क में है, इनसे पूछ लें कि भाई वो ये कास्ट क्या होती है, फिर इनको तकलीफ होती है जब मैं इनको याद दिलाता हूं कि हर चौथा जो है वो अछूत है। हर तीसरा कैदी जो इनके प्रिजन में है, बड़े माजरत के साथ, मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। मैं ज़हनी तौर पे, दिमागी तौर पे ज़रा हंसते मुस्कुराते और इस तरह बात करना पसंद करता हूँ। मैं किसी अछूत की माज़ल्ला मतलब वो कोई तौहीन नहीं करता। अगले दिन मेरे साथ एक इंडियन साहब प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने कहा हिंदू बच्ची। मैंने उनसे कहा कि सर हिंदू बेटी कहें, जो हिंदू लड़की है वो मेरी भी बेटी है। मैं इस तरह के ज़हन का आदमी हूँ। लेकिन अब आप द्रोह कोई हद, और फिर पूरी पूरी आखिरी उनकी बात क्या थी कि जी पूरी कौम का ये कैरेक्टर है। भाई कैसे आप बात कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान में राणा भगवान दास जो हैं वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस नहीं थे? वो हिंदू नहीं थे? मतलब इस तरह के सैकड़ों हैं जिनकी मैं मिसाल आपको गिनवा के दे सकता हूँ। तो इसलिए खुदारा इस झूठे प्रोपेगेंडे से बचें। और लास्ट आखिरी जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए, शुरू में उन्होंने कुरान पाक का जिक्र किया और आखिर में जो उन्होंने जिस जानवर का नाम लिया, ये सोच समझ के उन्होंने लिया। वो इसलिए कि उनको पता है कि जो मुसलमान हैं उनको उस जानवर से मतलब उनके लिए कितना वो मना है, कितना वो उसको उसके ऊपर रुकते हैं। तो ये बड़े सोच समझ के, आप समझती हैं कैसी बेख्याली में ये अल्फाज अदा हो गए। ये बाकायदा पूरी महारत से, पूरे प्रोपेगेंडे के तहत, पूरे एजेंडे के तहत ये अदा किए जाते हैं। तो इसलिए ऐसे ही चलते हुए इसका शिकार ना हो। हाँ, एज ए पाकिस्तानी मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ कि कोई पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो मुल्क से बाहर नहीं रहता, जहां तक मेरी मालूमात है। और इसमें सिर्फ इस टाइम पे जनरल राहिल शरीफ जो है,
नहीं सुने, सिर्फ जनरल राहील शरीफ जो है वो सऊदी अरेबिया में है, बाकी कोई भी बाहर नहीं रहता। ठीक है। अब मैं आप अपनी मतलब तरफ से सही कह रहे होंगे, लेकिन मेरी नॉलेज में ये नहीं है, क्योंकि हमने बाजवा साहब की एक वीडियो देखी थी जो कि वो कभी दुबई की इशारों पर खड़े होते हैं, ट्रैफिक साइन का इंतजार करते हैं, कभी लंदन से लेकिन आपने अब मुझे बात करने देना। आपने कहा कि इंडियन आर्मी में भी करप्शन है, ठीक है होगी, लेकिन क्या पाकिस्तानी आर्मी में करप्शन नहीं थी? अभी जो हम जनरल बाजवा साहब की बात करें, 12 अरब रुपए की करप्शन इनके ऊपर चार्जेस थे, और हमारे नेशनल मीडिया ने ये बात उठाई और पाकिस्तान के हर न्यूज़पेपर ने इसके ऊपर मतलब ये खबर ब्रेकिंग की, और उसके बाद आज भी ये जो जनरल बाजवा के करप्शन के स्कैंडल है आज भी डिबेट शो में डिस्कस किए जाते हैं। तो फिर अगर इतने ही सब ऑनेस्टली से चल रहे हैं, तो फिर ये इतनी मेगा करप्शन कैसे होगी? और फिर एक एक ये पूरी दुनिया में, क्योंकि आप मेजर हैं और आप आर्मी को सर्व करके आए हैं, मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ आप क्लियर करें, मेरे डाउट्स भी क्लियर करें कि एक आर्मी में जो बंदा होता है वो रिटायर होने तक, जब वो मेजर, ब्रिगेडियर और आर्मी चीफ बनता है, तो उसके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कैसे आ जाती है? सवाल है मेरा। शायद मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती कि मैं सवाल पूछूं, लेकिन क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है, तो ये चीजें ये कैसे मुमकिन हो जाता है? नहीं, अभी फिर आपने सवाल पूछा है तो फिर आपको चाहिए कि पूरे तवज्जो से जवाब भी सुने, कि जिसके ऊपर ये जो है ना मतलब सुने, मैं आपको फिर ला रहा था है ना। अभी मैं ला रहा हूँ ना आपको उस तरफ, थोड़ा सा पहले आपको मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट तो समझाऊंगा ना। अभी आपने बड़ा सादा सा मासूम बच्चों की तरह सवाल कर दिया कि जनाब ये क्यों है, तो मैं उसकी रीजन आपको समझा रहा हूँ। तो इसी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर आप दुनिया में देखें तो बहुत सारी जगहों के ऊपर करप्शन के स्कैंडल जो हैं वो सामने आते हैं। इसी तरह इंडिया में आते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में, इसी तरह अमेरिका में, इसी तरह कतर, मतलब दुनिया की तमाम जगहों के ऊपर। तो अब अगर उसमें किसी ने कोई करप्शन की है, अगर किसी ने कोई नाजायज पैसे बनाए हैं, तो उसके ऊपर जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है, जो अदालत है, बाकी चीजें जो हैं वो हरकत में आते हैं और वो उसके ऊपर वो करते हैं। अब जो जनरल बाजवा का केस है, जनरल बाजवा के केस में एक सहाफी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की और वो उसकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, जिसमें उसने कहा कि ये है। लेकिन आजकल जो टिकटॉक का जमाना है, इसमें एब्सोल्यूट है कि अभी जाओ गले से पकड़ लो और उसको लिटा के गिरा दो। ठीक, यही डिमांड यहां पे भी आती है कि भाई दे दो हमें, हम इसको ले जाएंगे। भाई आप आए, हमला करें, आर्टिकल 370 हटा दें, अपने इलाकों में जो मर्जी है कर लें, उसकी खैर है। लेकिन जब बलूचिस्तान में कुछ हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो आप कहते हैं कि जनाब अभी 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 के अभी अब फैसला दो। इसलिए प्लीज समझिए, यही बात मैं बलूचिस्तान के केस में भी समझाता हूं कि प्लीज समझिए कि हकायक क्या है, आपकी आबादी कितनी। तो उस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के ऊपर, जिस तरह वो पहले कहते थे कि कियानी, जनरल कियानी जो हैं उनके ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने जजीरे खरीदे हैं, तो प्लीज ढूंढे ना वो कौन से जजीरे हैं कि जो जनरल कियानी ने खरीदे हैं। यहाँ पे तो पब्लिक डेटा नहीं होता ना, ये इंडिया पाकिस्तान जैसे इंडिया पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, सुन तो लें, इंडिया जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्कों में पब्लिक डेटा नहीं होता। आपको अंदर जाके मालूमात लेनी पड़ती है किसी खुफिया जराए से। उन मुआशरों में पब्लिक डेटा अवेलेबल है, और उस पब्लिक डेटा के ऊपर मुझे बताएं ना कौन से जजीरे उनके हैं। तो ये प्रोपेगेंडा क्यों होता है? ये प्रोपेगेंडा इसलिए होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब प्रोपेगेंडा है, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें प्रोपेगेंडा भी शामिल है। तो आपको सही और गलत की तमीज करनी चाहिए। तो अगर उन्होंने कोई ऐसे पैसे बनाए हैं कि जो उनको ऑथराइज नहीं थे, तो मैं खुद कहता हूं कि जी उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके ऊपर जो कायदा कानून कहता है वो करना चाहिए, और जो भी स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल है उसको उसके अंजाम में पहुंचाना चाहिए। लेकिन ये जो बेदरेर आप रहते हैं, सबके पास डुअल नेशनलिटी है, सबके ऑस्ट्रेलिया में जजीरे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी खाना हुआ था, जनरल आसिम मुनीर ने ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के बाद खाना दिया था। आप उस खाने में देख लें, जनरल राहील शरीफ ने एक टाई पहनी हुई थी, और एक पाकिस्तानी सहाफी ने यह कह दिया, और सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने कहा कि ओए होए होए इतनी महंगी टाई, मैं तो ऐसी टाई खरीदने का सोच भी नहीं सकता। मैंने उस टाई की पिक्चर ली गूगल लेंस से, और लेने के बाद मैंने उस टाई को गूगल किया, जिस तरह आजकल आप बच्चे बच्चियां जो हैं वो अपने सूट या कोई चीज या किसी चीज को मालूम करने के लिए वो पिक्चर सर्च करते हैं, तो वो मतलब $20-25 की टाई निकली। तो अब उन्होंने कह दिया कि जनाब ये करोड़ों अरबों रुपए की टाई है,
तो अब मैं क्या कह सकता हूँ उसके ऊपर? ठीक है, देखिए, हम प्रोग्राम थोड़ा आगे लेके जाते हैं और अच्छी बात है कि आप बड़े कहते हैं ना मेहनत से इस केस को लड़ रहे हैं और टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। आ, सुन ले आप। ये अब पता है क्या, अब इतनी मुश्किल है कि देखो ना, मुझे लगता है कि मैं अपनी ना किसी फुप्पो या खाला के साथ वो, अब मैं तुम्हें फुप्पो खाला नहीं कह सकता, मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ कि अपनी किसी कजन या वो फुप्पो की बेटी या खाला की बेटी के साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ कि उसने मुझे कहीं ना कहीं कोई चोट लगानी, कोई ताना उसने देना ही देना है, ठीक है। नहीं, मैं अब बिल्कुल देखो ना, तो तुम ये कह रही हो तो कि अपने मैं बड़ी मेहनत से, आपके साथ मैं मेहनत से नहीं, मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि देखें, आपके चैनल की बड़ी फॉलोइंग है, बहुत सारे लोग इसको देखते हैं। मेरे हिसाब से मैंने जिंदगी में एक दफा एक प्रोग्राम शुरू किया था जो मतलब ऑन एयर हुआ, लेकिन उसके बाद मेरी कुछ और मसरूफियात हो गई तो हमने वो छोड़ दिया। तो मैंने उसका नाम था बगैर जज्बात के, और ये मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और मैंने इसलिए रखा था बगैर जज्बात के कि मेरे अपने नजदीक एज ए पाकिस्तानी हम सब बड़े जज्बाती हैं। ये गोरे को देखें ना, आप गोरे को देखें, अभी देखें ना, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देकर समझाता हूँ, थोड़ा सा सब्र कीजिए। ये डॉक्टर माहरन का नाम है ना नोबेल प्राइज की लिस्ट में? हम्म, जी, आपको पता है कि नोबेल प्राइज की लिस्ट में, जो अमन की लिस्ट है, उसमें कितने लोगों का नाम है? हम्म। 300, बता चले गैस करें। 300, 338 लोगों का नाम है, जिसमें 90 के करीब ऑर्गेनाइजेशन हैं। और उसमें उन खातून का भी नाम है कि जो मतलब इसराइल की हैं और जो लीड करती हैं इस मूवमेंट को कि ये सारे घर गिरा दो, इनको उठा के समंदर में फेंक दो। आपको बाकी दीगर तफसीलात पता है कि वहां पे क्या हो रहा है। और उसमें चाइना के उस आदमी का भी नाम शामिल है कि जो चाइना में जो मुसलमानों पे जुल्म है उसके ऊपर वो बनाते हैं। लेकिन उसमें सुन लें, लेकिन उसमें चाइना के शी जिनपिंग का नाम नहीं शामिल होगा कि जिन्होंने तकरीबन 1 अरब लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाल कर दुनिया का अमीर तरीन जो है ना, मतलब उस रास्ते पर लगा दिया है कि लोग हैरान रह गए, इकोनॉमिस्ट हैरान रह गए हैं कि चाइना ने कैसे तरक्की की। तो उसका नाम नहीं आएगा। तो इसलिए जब आप मेरी उम्र में आएंगी तो आपको समझ आएगा, वैसे तो समझ आएगा कि हर बात के पीछे जो खाला या फुप्पो या मामू लॉजिक या है। क्या रिश्तेदार करते हैं, उसके पीछे एक और एंगल हो। देखिए तो अगर आप दुनिया को और ये आसान फार्मूला देता हूँ, आसान फार्मूला देता हूँ, नहीं नहीं, आपको तो मैंने कजन बनाया, आप मुझसे बहुत छोटी हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप तो बल्कि मेरी बेटियों की जगह पे आती हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबको ये मेरी तरफ से तोहफा समझ लें अपने प्रोग्राम के लिए। नहीं नहीं, कहीं ना कहीं ये मेरी तरफ से अपने प्रोग्राम के लिए तोहफा समझ लें कि सबको, इंडियंस को भी और पाकिस्तानियों को भी, मैं एक जिंदगी की टिप देता हूं। और वो टिप ये है कि जो भी सुनो ना, अपने रिश्तेदार ज़हन में लाओ और उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेट करो। फिर तुम्हें इंडिया की बातें भी समझ आ जाएंगी, पाकिस्तान की भी समझ आ जाएंगी, अमेरिका की भी समझ आ जाएगी। अच्छा, बड़ा ही प्यारा सवाल है और अब फिर कहेंगे कि शाइला फुप्पो जैसे क्वेश्चन करिए। पुप्पो गलती से कहा है, वो भाई मेरी पुप्पो बड़ी सख्त है, वो हम का मैं कोई ऑन एयर पंगा नहीं करना चाहता। अच्छा ठीक है, हम बात कर रहे हैं कर्नल शेर खान की, जिनको पाकिस्तान में सबसे कहते हैं ना कि मिलिट्री का ड्रीम होता है, निशाने हैदर, उनको नवाजा गया। और कर्नल शेर खान कौन थे? इनको तो रिकॉग्नाइज इंडियन आर्मी ने किया। और ब्रिगेडियर प्रताप सिंह बाजवा कहते हैं कि जब कारगिल हो रही थी, ये वो जवान था जो बड़ी बहादुरी से लड़ रहा था। और इनकी शहादत के बाद हमने हमने बहुत प्राउड फील किया और हमने पाकिस्तान आर्मी को ये पैगाम भिजवाया कि आपका ये जो नौजवान है ये आखिरी दम तक लड़ता रहा। और ये क्लिप भी मैं जिस साइट पे चला रही हूँ, ये कैप्टन था कर्नल शेर खान, कप्तान था पाकिस्तानी फौज का कर्नल शेर खान। जब वो मारा गया तो पाकिस्तानियों ने बोला कि साहब हम तो उसको जानते ही नहीं, कौन है? कहा हमारा तो है नहीं है, मरमुरा गया होगा कोई, ये है कोई मुजाहिदीन, ये सो कॉल्ड कश्मीरी फ्रीडम फाइटर है कोई, हमारा बंदा है ही नहीं। फिर उसके बाद भारत के एक ब्रिगेडियर थे एमपीएस बाजवा साहब, ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा साहब, उन्होंने साइटेशन लिखा कि ये जो बच्चा है ये बड़ी बहादुरी से, ठीक है हमने इसकी जान ले ली, ये हमारा दुश्मन था लेकिन बड़ी बहादुरी से लड़ा। तब उसको पाकिस्तान का जो टॉप अवार्ड है करज का, ब्रेवरी का टॉप अवार्ड,
तब उसको दिया गया। ये दोगलापन है पाकिस्तानी फौज का आज की तारीख में। आसिम मुनीर कह रहा, हाँ हमारे जो फौजी थे ना वो बड़ी बहादुरी से लड़े। तो सर अगर आप कहते हैं कि इंडियन आर्मी जो है प्रोपोगेंडा करती है, बहुत से मैटर्स में सच्ची बात नहीं बता रही, तो फिर कर्नल शेर खान आज हमारा हीरो कैसे बन गया? अगर इंडियन आर्मी चाहती तो वो इसको ना भी बताती। कारगिल पे इतनी शहादतें हुई, एक कर्नल शेर खान भी मतलब के बगैर नॉमिनेट हुए इस दुनिया से शहीद मतलब हो गए ना। लेकिन उनको जिस तरह से इंडियन आर्मी ने जो ऑनर दिया और बताया दुनिया को कि पाकिस्तान का बहादुर सिपाही था जो आखिरी दम तक बड़ी बहादुरी से हम हमारे साथ लड़ता रहा। सर कौन दुश्मन सामने वाले की इस तरह से तारीफ करता? और फिर ये जब वो खबर इंटरनेट पे ब्रेक हुई तो हमने उन्हें निशाने हैदर दिया, तो इस पे आप क्या कहेंगे? आप तो कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी प्रोपोगेंडा करती है, तो वो चाहते तो कर्नल शेर खान को क्रेडिट ही ना देते कि वो बड़े बहादुर थे, बड़ी बहादुरी से लड़े, उन्होंने हमारे साथ बड़ा जबरदस्त फाइट किया और फिर फाइट करते करते वो शहीद हो गए। बड़े बहादुर जवान थे पाकिस्तान आर्मी के, और बकायदा फिर की जेब में लेटर भी लिख के भेजा उन्होंने। सुने, अब आप उसी तरह सुनाऊं जिस तरह आप सवाल पूछ रही हैं या अपने अंदाज में? अभी मैं, क्योंकि मुझे फिर वही झलक नजर आती है अपनी अब मेरी फूफो बड़ी सख्त नाराज हो जाए तो खाला कह देता हूँ, चले खाला कह देता हूँ, वो खाला कह देता हूँ। तो वो देखें, एक बात समझें, जी मैंने कभी ये नहीं कहा कि सारी इंडियन आर्मी प्रोपेगेंडा करती है, लेकिन बल्कि मैं जरा उसको सही कहूंगा, प्रोपेगेंडा जंग का या दिफा का या अटैक का या पूरी जो जंग का पैराया है ना, उसमें प्रोपेगेंडा का एक खास हिस्सा है। जिस तरीके से आप अभी मेरे खिलाफ या मतलब वो जो है ना, मतलब प्रोपेगेंडा मैं कहूंगा कर रही, प्रोपेगेंडा अपने पे मत आना, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं गलत बात कर रहे हैं ना। नहीं, मैं ये नहीं चलने दूंगी जो आप मेरे साथ कर रहे हैं। ठीक है, वो अब करने नहीं अब अपनी बात आगे तो कितना मतलब ध्यान है इस बात, मैं प्रोपेगेंडा समझा रहा हूँ। फिर आप कह रहे शायद प्रोपोगेंडा करिए, कर्नल शेर खान हमारी ही प्रोपोगेंडा की। नहीं, सुने तो सही, जो प्रोपेगेंडा होता है वो इसका हिस्सा होता है दूसरा, लेकिन जहां पे अच्छी बात हो तो मेरी जाती ओपिनियन ये है कि उस अच्छी बात को तस्लीम करना चाहिए। जी तो अब सुनिए, मेरे तो प्रोग्राम का नाम भी फौजी मनमौजी है, वो इसलिए कि मैं ये कहता हूं कि अगर आप मनमौजी नहीं हैं, अगर आप मनमौजी नहीं हैं, आप फौजी हो ही नहीं सकते। वो इसलिए कि इतनी टफ ड्यूटी है ऐसी ऐसी मुश्किल जगहों पे। भाई दुनिया का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है सियाचिन ग्लेशियर, और वहां पे इंडिया की फौज भी खड़ी है और पाकिस्तान की फौज भी खड़ी है, और कितनी दहाइयां वहां पे खड़ी है। अगर किसी और जगह पे होते तो वो ये कहते कि जनाब ये बैटल ग्राउंड जो है वो लड़ने के काबिल ही नहीं है। लेकिन एक और बात समझें कि अब मैं वापस जाता हूं दूसरी जंग अजीम के ऊपर, कि वहां पे जब लड़ाई रही थी दूसरी जंग अजीम में बरतानिया की, तो उसमें इंडियन फौजी भी शामिल थे, उसमें सिख फौजी भी शामिल थे, मुसलमान फौजी भी शामिल थे, और उसमें वहां पे सब ने अपनी अपनी फनी इस्तेदाद का, अपनी बहादुरी का वो लोहा मनवाया। ठीक, तो उस लिहाज से इंडिया की फौज जो है वो एक प्रोफेशनल आर्मी है, एक बहुत बड़ा मुल्क है इंडिया, और उसमें जो फौजी हैं अगरचे वो दुश्मन है, अगरचे वो पाकिस्तान और वो मद्दे मुकाबिल हैं, लेकिन उनमें अगर मैं यहां पे शरारत करूं तो मैं कहूंगा, या आपके अंदाज में बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि इक्का दुक्का अच्छे अफसर भी हैं। ठीक, हालांकि हकीकत यह है कि अगर आपके स्टाइल में बात करूं कि इक्का दुक्का कि एक आधा कोई ब्रिगेडियर अच्छा था, ये जो प्रताप बाजवा साहब का आप नाम ले रही थी, तो वो एक अच्छा था तो उसने, लेकिन हकीकत यह है कि बात सच करनी चाहिए, और सच बात यह है कि वो भी एक फौजी हैं। तो जब उनका मुकाबला हुआ तो उस मुकाबले के दौरान कर्नल शेर खान, ये कैप्टन थे, तो कैप्टन कर्नल शेर खान ने ऐसी बहादुरी से वहां पे लड़ाई की कि वो जो ब्रिगेडियर थे, एज ए ब्रिगेड कमांडर, वो एक एक पल की खबर रख रहे थे कि अभी क्या हुआ है, अभी क्या हुआ है, हमारे लोग किधर पहुंचे हैं, आगे से क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। और उसके बाद जब एक आधा छोटा मिशन या ऑपरेशन खत्म होता है, उसके बाद जाके वो देखते हैं। आपको पता है कि जंगों में ऐसा भी हुआ है कि एक दुश्मन मुल्क की फौज जो है वो 20-25 किलोमीटर अंदर आ गई और दूसरी तरफ से एक गोली भी नहीं चली,
तो वो ये समझे कि हालांकि वो सारा इलाका वो ले सकते थे, क्योंकि दूसरी फौज अभी उठी। सुने सुने, आप नाम नहीं लाहौर नहीं था, लाहौर नहीं था, लाहौर नहीं था। मैं किसी दिन अगर आपने ये कहानी सुननी हो तो मैं आपको सुनाऊंगा। तो वो आ गए इधर जो है ना, वो अभी आप यूं समझे कि ट्रक ही स्टार्ट नहीं हुए थे। अभी सुने, अभी फौजी बूट तस्मे बांध के जीपों में बैठ रहे थे, और दूसरी फौज जो है 20-25 किलोमीटर अंदर घुस आई थी। तो जो 20 कहानी सुने, जब वो 20-25 किलोमीटर अंदर घुस आए तो उन्होंने कहा यार कोई एक गोली भी नहीं चली। उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा ये मेरा ख्याल है कि हमें पीछे से काट देंगे, वापस चलते हैं। तो वो सारे फिर वापस चले गए। ठीक है, हाँ ये सुना तो भाई। फौज में हाँ। सुने, तो फौज में जब जंग होती है तो हर तरह की, अभी देखे ना यहाँ पे जंग नहीं है, आप और मैं सुकून से बात कर रहे हैं, और अभी तो आपने किसी इंडियन गेस्ट को भी नहीं बुलाया, लेकिन आप मतलब देखे ना कि वो जंग का समा बन गए। तो वो जो ब्रिगेडियर प्रताप सिंह थे, उन्होंने जब वो ऑपरेशन खत्म हुआ उसका उन्होंने पूरा एनालिसिस किया, तो उन्होंने खुद कहा कि यार ये जो ऑफिसर था, इसने अकेले जिस शानदार तरीके से हम सबको एंगेज किया और ये सारा कुछ किया, तो उस टाइम पे वो बिल्कुल उस तरह के हो गए जिस तरह अभी एक वीडियो आई थी। मुझे नहीं मालूम कि आपने वो कवर की अपने प्रोग्राम में या नहीं, लेकिन मैं ये आपको जरूर कहूंगा कि वो वीडियो आप देखें। मैंने खुद उस पर एक प्रोग्राम किया, बड़ी वायरल वीडियो हुई है पूरी दुनिया के अंदर। तो वो वीडियो ये थी कि एक यूक्रेन का सिपाही और एक रूस का सिपाही, और उस रूसी सिपाही को हीरो ऑफ रशिया का अवार्ड मिला है। और उस वीडियो में, क्योंकि अब तो ये गोप्रो के कैमरे लगे हुए हैं ना, जो ऊपर लगे होते हैं हेलमेट के ऊपर, तो ऑडियो भी रिकॉर्ड होती है, वीडियो भी रिकॉर्ड होती है। कर्नल कैप्टन शेर खान शहीद की वीडियो ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हुई, वो तो सिर्फ वो था जो ब्रिगेडियर बाजवा ने लिखा, देखा, और उनकी टेस्टिमनी के ऊपर फिर यहाँ पे उनको निशाने हैदर के लिए नॉमिनेट किया गया। क्योंकि जाहिर है कि वो जो इतना बहादुरी से लड़ा हो कि दुश्मन भी एतराफ करे, तो उसको तो फिर शाबाश बनती है ना जी। तो इसलिए कैप्टन कर्नल शेर खान को फिर निशाने हैदर यहाँ पे दिया गया। तो ये जो वीडियो अभी आई थी, इसमें सुने कि वो फौजी जब आखिर में गिर जाता है ना, जब यूक्रेन का फौजी, तो वो उस रूसी फौजी को कहता है कि तुम जीत गए, अब मेरे सामने से हट जाओ, मुझे रोशनी देखने दो, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। और फिर वो कहता है कि मुझे रोशनी देखने दो, और उसके आखिरी अल्फाज होते हैं कि अलविदा माँ। तो देखें, फौजी चाहे इंडिया का हो चाहे फौजी पाकिस्तान का हो, दोनों के दिल हैं, दोनों के घर हैं, दोनों के, जिस तरह वो हिंदी जबान में कहते हैं परिवार हैं, उनकी भी, इंडियन की भी माँ मेरी माँ जैसी है, उसका भी वालिद मेरे, उसके बहन भाई इसी तरह। बल्कि इंडिया पाकिस्तान में तो उसकी फुफ्फो खाला ये सारी ये भी एक जैसी हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से जो बड़ापन है ब्रिगेडियर प्रताप का, कि ही वॉज अ वेरी गुड ऑफिसर, ही वॉज अ टॉल ऑफिसर, कि उन्होंने एक चीज देखी, देखने के बाद, और उनकी, मैं ये कहूंगा कि वहां पे जो चेन ऑफ कमांड थी उसकी भी ये दाद देनी पड़ेगी, कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे अब बहस ये नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान, यहाँ पे बहस है कि मिलिट्री स्किल्स के अंदर, मिलिट्री कंडक्ट के अंदर ये शख्स आउटस्टैंडिंग था। तो इसलिए इसको सल्यूट है, और यही वजह है कि कैप्टन कर्नल शेर खान को जो है फिर वो निशाने हैदर मिला। और दूसरी बात कि कैप्टन कर्नल शेर खान जो है, कि आप देखें, रुक जाए यहीं पे थम जाए, क्योंकि जो मेरा जितना मेजर से के साथ जितना सुना एक्सपीरियंस रहा, तो मतलब आपको वाकई कोई नहीं हरा सकता, ये मैं मानती हूँ। आप अब क्या तो पराते अच्छे लग रहे हैं। आखिरी सवाल पूछूंगी, बड़ा इम्पोर्टेंट और मुख्तसर पूछा, और ये कि प्रोग्राम बहुत मजे का है, सबको बड़ा पसंद नहीं, मैंने ये कहा ना, क्योंकि विनिंग स्ट्रोक, वो दो रेडियो ऑपरेटर थे, एक इंडिया का एक पाकिस्तान का, तो रेडियो पे ना सचिन पे उनकी कॉलें मिल गई, ठीक, पहले ने दूसरे से, तो उनको पता चल गया कि ये तो मेरा तो नहीं है, पाकिस्तानी तो नहीं है, ये तो इंडियन है। तो उसने उसको कोई सुनाई, उसने उसको सुनाई। तो रेडियो कॉल के अंदर ये होता है कि एक कहता है ओवर, और जब कॉल खत्म करनी होती है ना तो आप कहते हैं आउट, लेकिन आउट वो कहता है कि जो सीनियर और जो मतलब आखिरी। तो इस तरह हुआ कि चले, वो पिछली दफा मैंने इंडियन को नंबर दिए थे, इस दफा पाकिस्तानी को।
तो पाकिस्तानी ने ना एक लंबी चौड़ी गाली निकाली उसको इंडियन को और कहा ओवर एंड आउट, और उसने कॉल ही खत्म कर दी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी जो है वो आखिर में मुझे ये कह के कि यार तुम्हें कोई नहीं हरा मेरा भी ये बड़ी गंदी गंदी मिसालें कोट कर रही है। मैं आप मुझे रोस्ट ना करें, आप प्रोग्राम करें, आप मुझे रोस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये है, जैसे आपने कहा कि बहादुर सिपाही इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो, मुखालिफिन की जंग अपनी जगह, लेकिन जो सिपाही बहादुर है, बड़ा दिल जिगरा रख के लड़ रहा है, तो उसको प्रेस करना फिर दोनों आर्मीज की ड्यूटी। और ये कहीं ना कहीं हमारे एथिक्स भी और मोरल वैल्यूज को भी बड़ा हाईलाइट कर रहा है कि हम दुश्मन को भी सलाम कर रहे हैं कि भाई ये बंदा बहादुर है और इसको हाई कहते हैं ना कि अवार्ड्स मिलने चाहिए। मेरा आखिरी सवाल ये है सर, हमारी अगर आप ख्वाहिश की बात करें, जैसे आपने मुझे फुप्पो को तो कह ही दिया कि शायद तुम सवाल नहीं नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। फुप्पो नहीं, ओवरऑल फुप्पो की बात करिए, आपकी फुप्पो के साथ लड़ाई नहीं करवाऊंगी, डोंट वरी। अच्छा अच्छा, मेजर साहब हमारी ख्वाहिश तो ये है कि चले सियासी इख्तलाफात और नज़रियात तो अपनी जगह, और दो कंट्रीज की नज़रियाती डिफरेंसेस को मैं एग्री करती हूँ और होने भी चाहिए, ठीक हो। लेकिन हम तो ये भी चाहते हैं कि जैसे अगर फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, और डिफरेंट कंट्रीज की मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, हमारी तो ख्वाहिश ये है कि यार पॉलिटिक्स अपनी जगह, इंडिया पाकिस्तान की मिलिट्री को मिलके एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। एक कहते हैं खित्ते की प्रोस्पेरिटी के लिए, अमन के लिए बड़ा ज़रूरी है। हाँ, जैसे चाइना की आर्मी है, हम तो इस तरह की कोऑपरेशन चाहते हैं कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो। तो ये आज तक पॉसिबल क्यों नहीं हो पाई? जब हालात अच्छे थे तब भी नहीं ऐसा हो पाया। हालांकि देखा जाए तो दोनों कंट्रीज का एक बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है एक दूसरे के साथ, 4 जंगें हम लड़ चुके हैं। हाँ, इस पे ना एक अलहदा से प्रोग्राम करेंगे। अभी बिल्कुल मैंने बस 1-2 मिनट में कहीं निकलना है। तो एक चीज बताता हूँ कि पीस कीपिंग मिशंस होते हैं एक अक़वाम मुत्तहिदा के तहत, और कोई कॉन्गो में होगा, कोई मशरक़ी तैमूर में होगा, वहाँ पे इंडियन ऑफिसर्स भी होते हैं, पाकिस्तानी ऑफिसर्स भी होते हैं। कई दफ़ा इस तरह होता है कि फोर्स कमांडर इंडियन जनरल होता है और इसके नीचे जो ब्रिगेडियर या कर्नल हैं वो पाकिस्तानी होते हैं। कई दफ़ा इस तरह होता है, जी 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 सुने ना आप, मैंने कहा है कि फौजी नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि ये भाई आप दुनिया से थोड़े से सोशल मीडिया से बाहर निकले कि अच्छा। आप, हाँ, तो कई दफा ये होता है कि जो जर्नैल है वो पाकिस्तानी ऑफिसर होते हैं, नीचे इंडियन होते हैं और बड़े शुगर लगते हैं। मैं खुद एक मिशन पे था कि वहां पे इंडियंस थे, तो हमारी गिफ्ट में लगनी, हमने सारी वो पूछना कि जी तुम्हें कितना डिस्काउंट मिलता है, तुम्हारा अलाउंस कितना है, शादी के बाद घर कितनी जल्दी मिलता है, ये सारी बातें होती हैं वहां पे। सारे आपस में गप्पे और सही जिगरी यार बने हुए होते हैं। तो आप क्या कह रही है कि जी हाँ, बाकायदा ये जो एक्सरसाइज है, तो मेरे ख्याल में कि जिस तरह आप ये प्रोग्राम सब कुछ कर रही हैं और जिस तरह आपके ऑडियंस, ना सिर्फ ये कि आपके, चलें आखिरी एक शोक की बात करता हूँ उसके बाद प्रोग्राम खत्म करते हैं। आपने मेरा ख्याल में काफी लंबा प्रोग्राम कर लिया कि वो आपको उनको सुनानी चाहिए ना, लेकिन वो आपके हिस्से की आके मुझे भी सुनाते हैं उधर फौजी मनमौजी के तो ठीक है, शायद इससे कुछ बेहतरी आ जाए। चले हाँ, बाकी मैंने प्रोग्राम 20-25 मिनट का करना था, लेकिन मेजर साहब की ये बड़ी खूबसूरत आदत है कि ये सिर्फ सवाल का जवाब नहीं देते, पहले ये बैकग्राउंड पे जाते हैं, फिर उसको डिटेल करते हैं, फिर जवाब देते हैं। हालांकि देखा जाए पूरे प्रोग्राम मैंने सिर्फ 3 सवाल पूछे और हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह से प्रोग्राम 50 मिनट का हो गया। लेकिन हाँ, एट द एंड मैं ये कहूंगी कि मेजर साहब के साथ हमारे शो बहुत सेकंड भी सक्सेसफुल रहा। बड़े अच्छे आप इंसान है, सिर्फ गुस्से के तेज है, गुस्सा करना छोड़ दे, वो क्या कोई इश्यू नहीं है। हाँ, तो दोस्तों मेजर साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें, बड़े प्यारे, बड़े खूबसूरत इंसान है, और जो मुझे कहना होता है मुझे कहा करें प्लीज, मेजर साहब के चैनल पे जाके ना कहा करें, वो तो बेचारे खुद ही कह रहे हैं कि मैं भी अभी आया हूँ, तो मुझे पब्लिक रोस्ट करना शुरू हो गई है। सो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय नीचे तक बारे में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखें कि मेजर साहब के साथ मेरा ये वीडियो आप हिट करते हैं तो तीसरा प्रोग्राम निहायत ही सनसनीखेज खबर के साथ मेजर साहब के साथ करेंगे। दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।